द गोल्डन आवर का एक नया एपिसोड लिए मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक और आज के मेरे मेहमान मेरे साथ एक बहुत बड़ा तजर्बा लिए हुए जनाब खादिम हुसैन साहब। खादिम साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। जैसा कि नाज़रीन मैं कहता हूं कि हर इंसान एक अपने तजर्बे की गठरी लेके आता है, बल्कि गठरी नहीं बहुत बड़ा गट्ठर लेकर आता है, एक लाइब्रेरी होती है। खादिम हुसैन साहब आज तक हमारे जितने मेहमान आए उनसे बहुत ज़्यादा इनका डिफरेंट तजर्बा है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। और अभी यहाँ प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं इनसे बैठ के गुफ्तगू कर रहा था तो मुझे लगा ही इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट गेस्ट एवर आई हैड, क्योंकि ये फ़लसफ़ा, सोशियोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स और सब चीज़ों में तो हम कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ समझते हैं। खादिम हुसैन साहब से, खादिम हुसैन साहब, सबसे पहला सवाल ये बताइए कि वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम पाकिस्तान एंड ए वेरी बैकवर्ड सिटी ऑफ डेरा गाजी खान। अच्छा, ये बताएं कि मुझे कुछ सवाल पूछते हुए आपसे हंसी इसलिए आ रही है कि मैं आपको बहुत अरसा से जानता हूँ, के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, तो बीच में आता है अच्छा फ़लाँ चीज़ भी पूछनी चाहिए, फ़लाँ चीज़ भी पूछनी चाहिए। तो ये बताइए कि मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपके पाकिस्तान के तजर्बे जो हैं उनके बारे में भी, लेकिन ये बताइए कि यहाँ पे आप कैसे आ गए, कनाडा में कैसे आ गए? 2 बच्चे हैं, दोनों सिटीज़न हैं। 10-12 साल से वो यहाँ पढ़ने आए थे और फिर उन्होंने स्पॉन्सर किया और तकरीबन 8-9 महीने पहले हम इधर आ गए, इमिग्रेट हो। 8-9 महीने पहले? जी हाँ। आप तो काफ़ी देर से नहीं है, उससे पहले अमेरिका में थे आप? नहीं, उससे पहले पाकिस्तान में थे। अच्छा। तकरीबन 34 साल। 86 में मैं अमेरिका से वापस चला गया था। हाँ। 79 से 86 मैं अमेरिका में था। अच्छा, ये बताइए कि हम आपके बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये बताएं कि पाकिस्तान में मुख्तसरन बताएं कि आप क्या करते रहे हैं, क्या आपके तजर्बात हैं, कैसी लाइफ थी, क्या आप कर रहे थे पाकिस्तान में? हाँ, बहुत मुख्तसर ये है कि मैं इंजीनियरिंग से शुरू किया, 4 साल इंजीनियर रहा, फिर मैं अमेरिका चला गया, फिर मैंने मास्टर्स की वहाँ इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल साइंस में। अच्छा। तो इंजीनियरिंग मैंने ख़त्म कर दी और पॉलिटिकल साइंस से फिर मैंने इंडिया पे रिसर्च की 9 साल और फिर 15 साल इंटरनेशनल एनजीओज़ में काम किया। इस तरह ज़िंदगी गुजर गई। यानी आपने इंजीनियरिंग करके बिल्कुल ही एक डिफरेंट फील्ड में आप चले गए। जी हाँ। और पाकिस्तान में किस तरह, या आपने कहा इंटरनेशनल एनजीओज़ में काम किया, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस थी, क्या क्या थी? ऑक्सफैम और एक्शन एड 2 थी। अच्छा, दोनों में आपने काम किया। तो क्या आपका वहाँ पे किस तरह के काम थे ये आप जो कर रही थी वहाँ? क्योंकि इंटरनेशनल एनजीओज़ जो भी पाकिस्तान में है वो ज़्यादातर दूसरे एनजीओज़ को, लोकल एनजीओज़ या नेशनल एनजीओज़ उनको सपोर्ट करते हैं, दूसरे मानों में फंड करते हैं। अच्छा। तो वो एक सिस्टम होता है, स्ट्रेटजीज होती हैं, दूसरी एनजीओज़ को आपकी स्ट्रेटजी से कैसे मिलाप होता है। बेसिकली यू सपोर्ट अदर लोकल एंड नेशनल एनजीओज़। अच्छा, एक आपका एनजीओज़ का जो आपने जिक्र किया तो मेरे दिन में अचानक आया, क्योंकि पाकिस्तान का अगर मैं मीडिया देखूं, क्योंकि ज़ाहिर अखबारें पढ़ते रहे हैं, तो पाकिस्तान में मीडिया में बहुत ज़्यादा आता है एनजीओज़ के हवाले से कि ये को गद्दार वतन हैं, ये पता नहीं किसके एजेंट हैं, किसी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। थोड़ा सा इस हवाले से ज़रा, इट्स जस्ट इंट्रीगिंग थिंग फॉर मी, तो मैंने कहा एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लीजिए कि क्या आप गद्दार थे? बस ये मिसपरसेप्शन हैं, कुछ गवर्नमेंट को सूट नहीं करती थी, क्योंकि एनजीओज़ बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स की तरफ से, राइट्स की तरफ वाली एनजीओ थी, जैसे आप इंसान फाउंडेशन में, मुझे याद है आपको भी हमने सपोर्ट किया था ऑक्सफैम की तरफ से। तो वो मिसपरसेप्शन है, गवर्नमेंट कोई ब्यूरोक्रेसी को पसंद नहीं कि भी उनके मसाइल को उठाए कोई, तो उन्होंने ये कैंपेनें चलाई हुई थी। अच्छा। बल्कि कुछ लोगों को कहा कि बाकायदा किताबें लिखें एनजीओज़ के खिलाफ। अच्छा। तो मिसपरसेप्शन कुछ है, कुछ खराबियां भी हैं एनजीओज़ में। अच्छा। क्योंकि बेसिक अगर मैं बात करूं कि अगर फ़र्ज़ करें कनाडा में है, अमेरिका में है, किसी और मुल्क में, और एक आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, एक आप एनजीओ या एनपीओ
जिसको नॉन प्रॉफिट बनाते हैं, तो आपके पैसे कहाँ से आएंगे? तो ज़ाहिर है कनेडियन लोग आपको कुछ चंदा देंगे, बिल्कुल, या गवर्नमेंट का कोई महकमा देगा, तो आपके फंड पाकिस्तान से तो नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन थर्ड वर्ल्ड का, या जिसको डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, उनका मसला ये है कि वो फंड बाहर से आते हैं, तो ये वो ऑटोमेटिकली फिर एक तासुर जाता है कि ये लोग किसी और एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अच्छा, और इसमें ज़्यादातर आपने कहा कि जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस थी, हाँ, वो उनसे ज़रा प्रॉब्लम होती थी पाकिस्तान में, क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह की है, स्टेट का स्ट्रक्चर है, उसको ह्यूमन राइट्स की आवाज़ उस तरह से पसंद नहीं आती। अच्छा, ये बताइए, आपने बड़ा मुख्तसर बता दिया कि आप यहाँ पे कैसे आए, लेकिन डिस्कशन जब हम साइड रूम में बैठ के कर रहे थे तो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव था कि इमिग्रेशन जो है वो लोगों पे कैसे इम्पैक्ट करती है। एक तो लफ्ज़ माइग्रेशन है और एक जो मौजूदा हालात में इमिग्रेशन है। ठीक है। इमिग्रेशन तो ये है कि आप गरीब मुल्कों से या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनसे आप ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ और उसमें जाते हैं, तो मोस्टली इमिग्रेंट का मतलब ये है। ये नहीं है कि भी आप कनाडा से पाकिस्तान पे जाके रहने लगे। एनीवे, तो मेन फोकस द वर्ल्ड है इमिग्रेशन, मतलब डेवलपिंग वर्ल्ड से, गरीब मुल्कों से लोग इधर आते हैं। तो जैसे मैंने कहा, गरीब हैं तो वो इकोनॉमिक माइग्रेंट बन जाते हैं, को अपनी कुछ सोशल फैसिलिटीज़ के हवाले से, या यहाँ के जो सिस्टम है वो उनको बहुत बेहतर लगते हैं अपने मुल्कों के। वो तो है, लेकिन ये बताइए कि वो आप बता रहे थे मुझे कि किस तरह से इम्पैक्ट करता है जब एक हमारे जैसे गरीब ममालिक से बंदा ऐसे ममालिक में आता है, तो उसकी साइकी के ऊपर किस तरह से असरात होते हैं, वो क्या अपने आप को समझ रहा होता है? हाँ, वो एक बहुत, मैं जैसे बता रहा था आपको, एक पेंडोरा बॉक्स है। पहले तो देखना होगा कि वो इमिग्रेंट क्यों आया है, वो खुद क्या चीज़ था वहाँ, वो बिल्कुल गरीब और मजदूर था, या वो इंटेलेक्चुअल था, या पॉलिटिशियन था, या क्या। ज़्यादा अक्सरियत जो है तो वो मिडिल या लोअर मिडिल क्लास की है। हाँ, अच्छा, जो अगर आप फोकस करना चाहते हैं सीनियर्स पे, सीनियर सीनियर्स पे हम बाद में, आप ओवरऑल बताइए कि इमिग्रेंट्स के ऊपर, लाइक द पीपल फ्रॉम पुअर कंट्रीज और द डेवलपिंग कंट्रीज, वो जब यहाँ पे आते हैं तो उनके अपने बैकग्राउंड की वजह से और यहाँ का जो फर्क डिफरेंसेस की वजह से क्या उनकी साइकी पे और चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है? अच्छा, एक तो ये है कि जो पहले इमिग्रेंट आते हैं, यानी ज़्यादातर स्टूडेंट, यंग पीपल, या कोई मुल्क इजाज़त देता है भाई आप अप्लाई करें, या लॉटरी है, व्हाटएवर, वो और चीज़ है। उनको उनकी स्पॉन्सरशिप से जो आते हैं वो और है। तो खैर, वो तो आते हैं सिंपली अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, एक ही लफ्ज़ कह सकते हैं, उसका क्या मतलब है उसको बाद में फ्लोरें, लेकिन लाइफ की बेहतरी का उनके जहन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई यहाँ कैसे सोशल लाइफ और सेक्सुअल लाइफ और दूसरी लाइफ, फ्रीडम व्हाटएवर, उनकी एक्सपेक्टेशंस का एक पूरा पलंदा उनके जहन के अंदर होता है। उसको आप ड्रीम कह सकते हैं, उनको कैसे। फिर एक सोशल हवाले से भी वहाँ आप अगर कहें कि मेरा बेटा कनाडा में, कहेंगे माशाअल्लाह, मतलब समथिंग इज गुड। हाँ, बिल्कुल। तो वो एक कल्चर में बच्चे जब जवान हो रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे ये फैसला कर लेते हैं कि हमने इस स्टेज पे पढ़ के यहाँ से भाग जाना है। तो ये है, तो वो और चीज़ है, उनको कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वो पहले ड्रीम उनका इतना ज़्यादा होता है, तो कुछ ना कुछ उनको जब मिल जाता है और वो कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से, तो दे आर हैप्पी मोस्टली। अब एक और है जो, यानी वो अपने पेरेंट्स को या भाइयों को जब स्पॉन्सर करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। आप पता नहीं आप किस पे फोकस करना चाहते हैं? नहीं, ये बताइए कि जो एक गरीब आदमी यहाँ पे आता है हमारे जैसे ममालिक से, और उसके बाद यहाँ पे आके वो इस सोसाइटी में अपने आप को, जैसे कि हम बाहर बैठ के बात कर रहे थे तो आप भी ये कह रहे थे कि वो अपने आप को बीच में पूरी तरह फिट नहीं कर पाता,
एडजस्ट करने में उसको मुश्किलात होती हैं, और उसके पीछे होता है उसका कि वो कहाँ पे खड़ा हुआ है, उसका अपना बैकग्राउंड क्या है, वो एक एहसास जो है अपनी महरूमियों का, उस हवाले से कि एक जो है लोहार वहाँ से उठ के आता है जी हाँ, तो वो क्या उसके साथ उसका लोहार चला आता है, जी हाँ, उसको छोड़ के नहीं आता। जी हाँ, हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आप फोकस करें कि इमिग्रेंट्स का कौन सा सेक्शन है। ठीक है, चलें जिसके हम मसाइल सीधे उस पे आते हैं। आप ये बताइए कि जो इमिग्रेंट्स आते हैं, मतलब माशाल्लाह आप भी सीनियर की कैटेगरी में हैं, जी हाँ, वैसे मुझसे ज़्यादा जवान लगते हैं, हाँ, चलो, अब मैं तो हूँ 18-20 साल का। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन ये कि जो आते हैं सीनियर एज में आते हैं, क्या उनको आप क्या समझते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू में, उनके लिए यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ होती हैं या चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं? देखिए, एज एक बड़ा ज़रूरी फैक्टर है। अगर आप मैच्योर हो के इमिग्रेंट होते हैं वो और है। नहीं, मैं आप मैच्योर के पूछ रहा हूँ। अच्छा, मतलब मैं मैच्योर भी, जैसे पहले मैं अमेरिका गया था तो आई वाज 31 ईयर्स ओल्ड, तो आपका कल्चरल एक इम्पैक्ट और ये काफ़ी मैच्योरिटी की हद तक होता है, तो फिर आपको दूसरे जिसको कल्चरल शॉक या ये या आपको डिफरेंट लगती हैं। लेकिन जब आप, जैसे मेरे बच्चे आए ए लेवल करके आ गए या स्कूलों में आ गए, तो उनकी आप ब्रीथिंग तो वहाँ की होती है, लेकिन यहाँ चीज़ें उनको लपेट लेती हैं और वो 10-12 साल के बाद ऑलमोस्ट यहाँ की सोसाइटी से सेटिस्फाई भी हो जाते हैं और वो एग्री भी करते हैं। ये अब मैच्योरिटी का लेवल यानी एज के लिहाज से जितनी ज़्यादा, अगर एक 60 प्लस बंदा इधर आएगा, बंदा या बंदी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए तो एक पूरा एक अलग है। एग्जैक्टली मैं उसी पे बात करना चाह रहा हूँ, उसी पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू। उनके पास एक तो उनके अपने वैल्यू सिस्टम है, फिर वो क्यों आए, मतलब बच्चों के लिए आना तो मजबूरी है ना, हाँ, तो वो मजबूर हैं आए हैं। तीसरा ये वो आए क्यों, मतलब या तो वो कोई बहुत अमीर हैं और इलाज करने के लिए भी यहाँ सहूलतें होंगी और ओल्ड एज बेनिफिट लेने के लिए आ गए। तो मकसद ये है कि वाई दे कम, यानी वो क्यों आए हैं ये बहुत ज़रूरी है। हम जैसे हैं, हम तो बच्चों के लिए, 2 बच्चे हैं, सिटीज़न हैं, तो वो स्पॉन्सर कर दिया, हम आ गए। मेरा कोई वो नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है इस सोसाइटी में। खैर उसकी एक वजह तो ये भी है कि मैं पहले ही अमेरिका में 6-7 साल रह के चला गया था। लेकिन जो लोग अभी तक ड्रीम रखते हैं, चाहे बूढ़े हो गए हों, बट दे स्टिल अप्रिशिएट अपने वतन के नॉस्टैल्जिया में हैं, अपने वतन के मसाइल नहीं, जो आने से पहले, हाँ, आने से पहले कई लोग हैं कि जो अभी तक वेस्ट को आइडियलाइज करते हैं, चाहे बूढ़े हो जाए, चाहे वो मरने के काबिल हो जाए, फिर भी वो कहेंगे हमारी सोसाइटी क्या ट्रैश है। तो वो जब एक एक्सपेक्टेशन का पलंदा लेके और एक बेहतर सोसाइटी का वो आएंगे और उनको ना पसंद आए कोई चीज़, मसलन देखें पाकिस्तानी कल्चर में क्रिटिसाइज करना, आवाज़ उठाना अच्छी बात समझी जाती है। या किस तरह मिसाल दें? ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बोलना, फौज के खिलाफ बोलना, सोसाइटी में जो गंद हो रहा है उसके खिलाफ, और अगर जैसे NGOs का कल्चर है, जैसे आप भी हैं, आप इश्यूज उठाते हैं ह्यूमन राइट्स का, फलाना, विमेन राइट, चिल्ड्रन राइट, यहाँ आके तो आपको लगता है कि आप तो उठा ही कुछ नहीं सकते। यानी किसी, आप देखते हैं कि ये हमारी ब्यूरोक्रेसी की तरह यहाँ के लोग बिहेव कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आपके जहन में है कि ये सुपीरियर कल्चर, सुपीरियर नेशन, सुपीरियर सोसाइटी, और मुझे तो इन्होंने बड़ी मेहरबानी की है, मुझे यहाँ घुसने दिया। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मेंशन किया है। आपका बैकग्राउंड अपना एक्टिविज्म का है, आप ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते रहे हैं और जुलूसों में और लाठियाँ पुलिस भी भागती रही है और सारी जद्दोजहद मैं जानता हूँ। यहाँ पे आके
आप अपने हवाले से बताएं कि वहाँ कहाँ पे आप अपने आप को समझते हैं कि लिमिटेड हो गए हैं, वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि आपका माशाल्लाह सारा ब्रेन आपका ठीक है, आपकी याददाश्त ठीक है। मेरा ख्याल है ये बहुत इंटरेस्टिंग आपका जवाब होगा, लेकिन हम एक छोटा सा वक्फा ले लें, मेरी चाय ठंडी हो रही है। तो नाज़रीन कहीं जाइएगा नहीं, बस चाय हम लेके वापस आते हैं और गुफ्तगू शुरू करते हैं। हज़रात, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। सर, वक्फे के दौरान हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि जो गरीब आदमी यहाँ पे आता है वो इसलिए खुश रहता है, उसके बारे में बताते हैं कि वो खुश रहता है और क्यों रहता है, वो ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री में या जिसको आप गरीब मुल्क कहते हैं, वहाँ का गरीब तो वहाँ तकरीबन नीचे ही कुचला हुआ होता है। उसका इकनॉमिक मसला है, उसके पास पावर नहीं है, उसका इमेज नहीं है, ही इज़ लुक डाउन अपॉन। तो जब वो इस डेवलप सोसाइटी में आता है, मसाइल चाहे सबके लिए बराबर होते हैं, लेकिन वो तकरीबन एडजस्ट करता है, खुश रहता है, क्योंकि हमेशा कंपेयर करता रहता है। वो कंपेयर करता रहता है कि मैं वहाँ कैसे था और यहाँ कैसे हूँ। लेकिन जो बंदा वहाँ कोई या इंटेलेक्चुअल है या आप वहाँ पे आप एक्टिविस्ट थे, आपकी लाइफ जो थी वो हर लिहाज से ठीक थी, हमें चुभन लगती है। आपको क्या चुभन है? हम देखते हैं कि भाई इनका इंटरनेट कैसे काम कर रहा है, इसमें क्यों गलती है। इनके दावे तो ये हैं कि जनाब सब चीज़ें जो हैं वो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने लगी है, कोई भी वेब पेज खोलें, एप्लीकेशन पूरी करें, वो जाती नहीं है। तो आप कहते हैं ये क्या हो गया? एक तो होगा आपका फैसिलिटीज के ऊपर। अच्छा, आप किसी दफ्तर में जाते हैं, वो आप वहाँ के ब्यूरोक्रेसी से तंग होते हैं, ये क्लर्की कर रहे हैं, क्यों नहीं हेल्प कर रहे हैं। यहाँ आप आके देखते हैं उसी तरह का बिहेवियर, अगर आपको पूरा नहीं थोड़ा सा उसी तरह ये नहीं है, तो फिर आप लगते हैं ये तो वही ब्यूरोक्रेसी है। लेकिन दूसरे लोग जो हैं, जो उधर से डिफरेंट आए हैं, वो तो खुश होते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन है बड़ी सड़कें हैं, बिल्डिंगें हैं, ये अस्पताल हैं, हर चीज़ वो समझते हैं कि बहुत अच्छा है। तो अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इमिग्रेंट जो है ना, पहले उसको एनालिसिस करना चाहिए। अच्छा, वो इमिग्रेंट कौन है? नहीं, मेरे लिए दोनों तरह के हैं। वो ज़हनी और मुआशी तौर पे वो क्लास जिसको आप प्रेजेंट करते हैं, और वो क्लास भी जो वहाँ पे एज वेल्डर काम करती हुई आई है, खेत में काम करता आ गया है, ड्राइविंग करता हुआ आ गया है। तो मुझे बताइए कि आपके ख्याल में जो यहाँ पे एक पाकिस्तान से गरीब आदमी मजदूर आके मजदूरी यहाँ पे कर रहा है, तो वो बहुत खुश है, और उसको बुजुर्ग जो है वो भी आया यहाँ पे 40 साल की उम्र में, अब वो 60-70 साल का है, तो वो खुश है, वो मुतमईन है। आपका ये कहना है? तकरीबन, लेकिन फिर डिपेंड करता है कि वो कितनी अर्सा रहा है। नहीं, अगर कोई 30 साल से यहाँ पे है, नहीं, वो यही है ना कि जब यहाँ रहते हैं, जैसे हम अक्सर कहते थे कि हमेशा इमिग्रेंट को मिथ ऑफ रिटर्न रहती है। अच्छा, इसको समझाइए, क्या मतलब? मिथ ऑफ कि उसको हमेशा अपने पीछे याद आता है कि काश मैं चला जाता। वो वहाँ की अच्छी चीज़ों को याद करता है, वो अच्छी हूँ या ना हूँ। तो मिथ ऑफ रिटर्न में बेशुमार लोग वापस जाते हैं, 2-1 साल रह के फिर वापस आते हैं। अच्छा। क्योंकि वो उसकी मिथ टूट जाती है, लेकिन वो मिथ ऑफ रिटर्न रहती है। और इसके ऊपर गाने और लिटरेचर और बहुत है कि भी मैं वापस चला जाऊंगा, हम वहाँ होंगे, हमारे इतने रिश्तेदार होंगे, हम वहाँ यूं होता है यूं, लेकिन वो भी हकीकत नहीं होती। अब जो बंदा गरीब है, 30 ईयर्स में आया है, 50 का हो गया है, बच्चे हो गए हैं सर, तो वो कैनेडियन एक सिस्टम से गरीब भी नहीं रहा, तो वो क्वेश्चन उठाना शुरू कर सकता है जो हम कह रहे हैं। वो बिल्कुल ये नहीं कि हमेशा खुश रहेगा, लेकिन जो आया ही वहाँ से थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके आया है और मजबूरन आ गया है बच्चों की वजह से या किसी वजह से, तो वो खुश ना भी हो। फिर भी देखें, एक चीज़ इमिग्रेंट या माइग्रेशन के लिए ज़रूरी है, जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि एक नुकसान हो जाता है, वो ये है कंपैरिजन। अच्छा, आप सारी ज़िंदगी इस कंपैरिजन की झंझट में पड़े रहते हैं। तो कंपैरिजन क्या, इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप हमेशा यही सोचते रहेंगे यहाँ ये है तो पाकिस्तान में ये, पाकिस्तान में वो है तो यहाँ नहीं है। तो कंपैरिजन आपको
मतलब लपेट लेता आपकी सारी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को। और जहाँ लोग मिलेंगे, अच्छा जी कनाडा में रहते हैं, कैसा है जी कनाडा, फिर वो आप यानी सारी आपकी इंटेलेक्चुअल जो एनर्जी है ना वो इसी झंझट में गुजर जाती है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ कौमियतें आबाद हैं, उसमें पठान हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, पंजाबी हैं, पंजाब के अंदर फिर सराइकी हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। या वहाँ रहते हुए तो हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि हम जहाँ भी चले जाते हैं हमारी कम्युनिकेशन सब चीज़ें हमें सिस्टम और नेविगेशन का पता है। यहाँ आने के बाद जो लोग हैं, आपका क्या ख्याल है कि जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान या हमारे ख़ित्ते से जो लोग आते हैं यहाँ पे, उनका किस हद तक इस सोसाइटी में, एक तो है कि वो तन्हा अपने अपने गेटोज़ में बैठ के तो वो अपने आप को खुश करते रहते हैं, अपने फाइनेंशियल इश्यूज ठीक करते रहे, घर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में कोठियाँ बना ली, लेकिन यहाँ क्या सोसाइटी में को इंटीग्रेट उनका होना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? इंटीग्रेशन से क्या मुराद है? यानी उसी तरह की सोच डेवलप करें जैसे कनेडियन सिटीज़न है। मेरा इंटीग्रेशन से बहुत जो सादा मिसाल है वो ये है कि मैंने अपने पाकिस्तानी दोस्तों को देखा है कि वो सिर्फ अपने ज़्यादा पाकिस्तानियों में बैठ रहे होते हैं, ठीक है, ज़्यादा छलांग मारेंगे तो हिंदुस्तानियों में चले जाएंगे, ठीक है, इससे आगे इवन बंगालियों में नहीं जाते, वो नेपाल में नहीं जाएंगे, वो इसी तरह किसी गोरे के साथ बैठ के कॉफ़ी नहीं पिएगा। बहुत कम लोग क्लास है जो है बे स्ट्रीट पे रहने वाले हैं, वो लोग करेंगे, यूथ कर लेगी, लेकिन मेरी और आपकी उम्र वाले वी फील मोर कंफर्टेबल इन आवर ओन पीपल। तो वो जो है, दूसरा ये है कि देखें ना, पाकिस्तान में पंजाब में कोई पठान आता है तो 2-4 साल बाद उसके साथ एक ताल्लुकात बन जाते हैं, गुफ्तगू शुरू हो जाती है, सिंधी के साथ हमारी गुफ्तगू शुरू हो जाती है, ठीक है, इसी तरह बलोचियों के साथ हो जाता है, एक इंटीग्रेशन बनती है। तो यहाँ पे वो इंटीग्रेशन जो है कि हम किसी के साथ बैठ सकें, बातचीत पूछ सकें एक दूसरे के, हमें जो किसी पठान का दुख है वो भी महसूस हो सकता है, पठान को हमारा दुख महसूस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका ख्याल में हम यहाँ पे डिटैच नहीं है? ये मिक्स चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कुछ बैगेज हम लेके आते हैं, वो बैगेज किस तरह का होता है, वो एथनिक भी हो सकता है। अगर वहाँ का पंजाबी बलोचों के या पश्तूनों के बारे में उसने एक ओपिनियन बनाई होती है तो वो बैगेज लेके आता है। अगर उसने ओपिनियन वहाँ ओपन है और वो एक नहीं, मैं उनके बारे में नहीं, मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ पे वो आएगा यहाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो आता है तो कुछ बैगेज तो वो लेके आता है। वो जब आएगा बैगेज, एक तो है नेशनल, इंडिया के साथ क्या रिलेशन है, फलाने के साथ, ईरान के साथ, अमरीका, तो वो कुछ वो लेके आता है उसको। फिर दूसरा है एथनिक, अगर उसके पास ये है ओपिनियन बनी हुई तो वो ले आए। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ कुछ चीज़ें ओपनिंग होती है, मिसाल पर कास्ट है, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो कास्ट कहीं ना कहीं एक्ट कर रही होती है, ख़ास तौर पे शादी ब्याह ये वो। अच्छा, यहाँ आके कास्ट वो अंडरमाइन हो जाती, क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती ये कास्ट क्या होती है, सोसाइटी उससे आगे चली गई, उसके लिए मसला नहीं रहा। तो इसीलिए कास्ट, जैसे अर्बनाइजेशन में कास्ट खत्म हो जाती है, क्योंकि अर्बन सेंटर में आपको पता ही नहीं होता, देहात में पता होता। तो इसी तरह कास्ट सिस्टम यहाँ, और जिसको ओवरऑल आइडेंटिटी कहते हैं, वो भी रद्द होने लगते हैं। आइडेंटिटी है जो वहाँ से आया हुआ बंदा है, उसकी आइडेंटिटी रद्द होने लगती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि फर्ज करो आप बड़े सॉलिड पंजाबी नेशनलिस्ट हैं, अच्छा, या सॉलिड पख्तून नेशनलिस्ट हैं, यहाँ आके क्या करेंगे? ठीक है कि आप कोई ग्रुप बना के कोई कर सकते हैं, लेकिन उसकी काट खत्म हो जाती है, ठीक है, वो ओपन हो जाती है। तो मकसद मेरा सारा, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, कुछ बैगेजेस होते हैं वो काम करते रहते हैं। अगेन डिपेंड्स ऑन दी कि यहाँ इंटरेक्शन उसकी कैसे होती है। अब हमारी, मेरे जैसे या आप जैसे बंदे की जब इंडियन से इंटरेक्शन होती है, बल्कि मुझसे पूछते हैं आप कहाँ से हैं, आप इंडिया से हैं, मैं कह रहा हूँ हाँ, तो वो कहते हैं कौन से हिस्से से है, मैं कह रहा हूँ वो पाकिस्तानी साइड से हूँ। अच्छा, तो लेकिन ग्रेटर इंडिया से, दिस इज, हाँ, लेकिन मेरा सवाल ये था कि इंडियन से तो मिल लेते हैं,
ठीक है, पंजाबी इंडियन पंजाब वालों से मिल लेते हैं, दिल्ली वालों से मिल लेंगे, कलकत्ते वालों से भी मिल लेंगे, सबसे मिल लेंगे, लेकिन हमें अफ्रीकी, चाइनीज़ और जो वाइट स्किन वाले अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं उनके साथ हम वो नहीं जाते। हमारे जो मेले ठेले हैं हमारे अपने बड़े कलरफुल हैं, लेकिन जो यहाँ पे सारे मेले ठेले इनके चलते हैं हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। हम देखिए, दो बातें आप कर रहे हैं, एक आप कह रहे हैं कि कलर और एथनिसिटी और उनके बैकग्राउंड, दूसरा आप सोशल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। सारे मिक्स हैं। देखिए, जब हम मतलब हम से मुराद पाकिस्तानी आता है, अव्वल तो पता नहीं उसका एक्सपोजर पहले कैसे है, लेकिन मोस्टली एक कॉमन वो बाहर नहीं जाएगा, तो शराब कम पीते हैं, जो पीने वाले हैं वो भी घर में पी लेंगे, बाहर में महंगी लगेगी, बाहर नहीं जाएगा। उसको साहिल पे या पहाड़ी पे बैठने का वो मज़ा नहीं होगा जो कराची वाले को मरी में होता है। क्या मरी वाले, देखिए ना, हम पाकिस्तान में लोग कराची से उठ के मरी तक जाते हैं और गिलगित तक जाते हैं पहाड़ियों का मज़ा लेने के लिए, यहाँ पे क्यों नहीं भी मज़ा आएगा? एक तो खैर यहाँ जो माइग्रेंट जो होता है, इमिग्रेंट, उसको और बहुत सारे सर्वाइवल के, नौकरी के, बच्चों के बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो फिर ये लेकिन मसाइल के साथ साथ उनका टेस्ट में इतनी शिद्दत नहीं होती। तो मैं आपकी बात से जो चीज़ समझ रहा हूँ कि एक तो ये है कि जो यहाँ पे इमिग्रेंट आते हैं, ये इमिग्रेंट और माइग्रेंट में जो फ़र्क है उसको थोड़ी देर के लिए ज़रा छोड़ दें, तो उनके ऊपर सोसाइटी का और उसके बाकी कल्चरल सोशल चीज़ों में शामिल ना होने की एक वजह उसके अपने सर्वाइवल के इश्यूज़ हैं, सर्वाइवल के भी, उसके और उसका जो सोशलाइजेशन का बैकग्राउंड अंदाज है। सोशलाइजेशन का आप हमारा अंदाज वहाँ क्या है, आप टुकड़ियाँ होती हैं दोस्तों की, एक इंजीनियर की टुकड़ी हो गई, एक एनजीओ वालों की हो गई, आप उन्हीं में सोशलाइजेशन करते हैं, यहाँ आके वो सब खत्म। तो आपने एक सोशलाइजेशन का ग्रुप बनाना है, अब उसमें सारा कसूर इनका नहीं होता। दूसरी साइड नहीं, हम कसूर तो ढूंढ नहीं रहे। कसूर से मुराद ये है कि कंफर्ट लेवल है ना। आप जब ब्लैक्स के साथ जाके बैठते उठते हैं तो आपको पता चलता है कि वो भी थोड़े उस तरीके से आपको वो नहीं करते, दोस्त बनाते, क्योंकि उनके अंदर भी कोई उनके अंदर भी इनहिबिशंस होती हैं। अच्छा, इसी तरह जो वाइट लोग हैं उनकी इनहिबिशंस होती हैं, ब्राउन से क्यों दोस्तियां करें, एक प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं। तो ये बड़ा मिक्स्ड है, किस में होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके ख्याल में इसी अपनी अपनी सतह के ऊपर चलते रहना ठीक है? चल तो रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, घर भी भेज रहे हैं, बड़ी गाड़ियां भी हैं, फ़ोन भी हैं, हर चीज़ है, तो चलती रहे, लाइफ गुजरती रहे, या कोई फ़ायदा हो सकता है कि क्योंकि आप तो सोशल इंक्लूजन का और सारे मॉडल्स पे काम करते रहे हैं, अगर यहाँ पे सारी कम्युनिटीज़ अगर किसी तरह, जो कि यहाँ कनेडियन गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हम सोशल इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं, तो लेकिन अगर वो प्रैक्टिकली ज़्यादा होनी शुरू हो जाए, अगर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफ़गानिस्तान के लोग यहाँ के उसमें भी जाना शुरू कर दें, उससे कोई फ़ायदा है या नुकसान है? फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। वो क्या फ़ायदा है? फ़ायदा वही है, सोशल कोहेजन। अभी आपको मैं एक मिसाल दूँ, मैं यहाँ थॉर्नक्लिफ एक जगह है, वहाँ पहले आया 2010 में, तो वो कहते थे इसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ थॉर्नक्लिफ, क्योंकि सारे पाकिस्तानी बिल्कुल और रहते थे। बिल्कुल, आपको बिल्कुल पाकिस्तान का जायका आ जाता है वहाँ पे। मैं बाहर निकला तो बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने वो सलवार कमीज और टोपियाँ पहनी, और बस, गवर्नमेंट की बस उनको कुछ दर्स देने के लिए जा रही थी। तो मैंने कहा यार ये तो प्रमोट कर रहे हैं रिलीजियसिटी को। तो मैंने जाके ऐसे कुरेद की, तो कनेडियन का ये ख्याल था कि इनको करने दें, इनका राइट है, ये अगली जनरेशन ऐसे नहीं कर सकेगी। तो लेकिन अगली जनरेशन बाज का जिहाद पे भी चली जाती है। खैर वो तो एक और बात है ना। अभी का फैसला ये है, तो अभी का फैसला ये है कि कोहेजन किसी भी नेशन और सोसाइटी के लिए अच्छी ही समझी जाती है, वो उसका कोई डाउट नहीं है। तो कोहेजन के लिए ये है। अच्छा, अब कैसे वो मिले कोहेजन, ये हम बाद में थोड़ी देर, अभी हमारा वक्फे का टाइम हो रहा है, बिल्कुल। तो लेकिन आप ये बताइए कि ये जो ट्रैक ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप मुझे ट्रैक ठीक है। मैं वक्फे पे जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि किस तरह से
हम बतौर इंडिविजुअल, मैं और आप जिस तरह हम एक्टिविस्ट रहे हैं, और या द स्टेट, यहाँ की गवर्नमेंट और स्टेट, हम सब मिलके किस तरह से एफर्ट करके एक तरह का कोहेजन पैदा कर सकते हैं, उसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगियों में नहीं होगा लेकिन एक रोल प्ले कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, आपसे इस सवाल के साथ हम एक वक्फे पे जा रहे हैं और वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। आपकी बार चाय गर्म नहीं करनी, आपके बाद लस्सी मुझे पीनी है। मिलते हैं वक्फे के बाद। लीजिए, हम वापस आ गए और हम पूछते हैं कि हम किस तरह से मुख्तलिफ एथनिसिटी के लोगों को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म में लाने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, मैं, आप और हमारे नाजरीन। पहली बात तो ये है कि कोहेजन किसी भी सोसाइटी में, इंटीग्रेशन, लोगों के दरमियान डिवीज़न ना हो, तफरका ना हो, तो नेशन भी, सोसाइटी भी अच्छी, इसमें कोई शक नहीं। अब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से मैं समझता हूँ कि कनाडा बहुत अच्छे, दूसरे मुल्कों के निस्बत बहुत अच्छे ट्रैक पे है। क्यों? एक तो जेंडर का इशू, यहाँ ख़वातीन को नौकरी मिलना ज़्यादा आसान है बजाय इसके के जैसे दूसरा ये है कि नौकरियाँ, एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन है तो बहुत थोड़ी कहीं कहीं होगी। इसको वैसे मैं इसको बहुत ज़्यादा लोग चैलेंज भी करते हैं कि कलर और रेस के नाम के ऊपर बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होती है। लेकिन इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि कैनेडियन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, रिटन लॉज जो हैं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस चीज़ को प्रमोट करता है कि हमें इंक्लूजन को आगे लेके चलना है, सबको इस सोसाइटी का हिस्सा बनाना है। बिल्कुल सही है। आप ह्यूमन राइट्स की लैंग्वेज उठा के देखें, आप सर्विस सेंटर जाएं। अब गवर्नमेंट, पहले ये बताइए कि यहाँ की स्टेट जो है वो मजीद क्या कर सकती है, प्रैक्टिकल स्टेप्स, सिर्फ पेपर पे नहीं। बस वो एक तो ये है कि कंप्लेंट का सिस्टम जो है ना यहाँ, वो कमज़ोर है। आप ईमेल भेजें कोई या कंप्लेंट करें या थोड़ा नाराज़ हो तो फ़ौरन वो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारी जो देसी कम्युनिटी है, और उसमें सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तानी, बहुत सारे और ममालिक के लोग भी शामिल हैं, कि जहाँ पे लोग कंप्लेंट करना ही नहीं चाहते। जहाँ पे हमारे घरों में, यहाँ पे कनाडा के अंदर औरतों पे कितना तशद्दुद होता है और वो औरतें चुप करके बैठ जाती, उसी तरह मार खाती हैं और जहनी और जिस्मानी तशद्दुद बर्दाश्त करती हैं जिस तरह पाकिस्तान में करती हैं। ये दूसरी तरफ निकल जाएंगे, हम उधर ही रहें कि चलो कोई कंप्लेंट करने वाला हो तो आपके पास एक सिस्टम हो उसको बर्दाश्त करने का। मतलब यहाँ ये मुझे कमी महसूस हुई, मुमकिन है दूसरों को ना हो, कि कंप्लेंट करेंगे तो वो कोई ईमेल का जवाब ही नहीं आता। फ़ोन तो वैसे ही गवर्नमेंट के जो जितने हैं फ़ोन करें तो वो इधर उधर कर देते हैं, और वो फ़ोन करें तो नो डायल फ़ोन हो। तो ये इस तरह की चीज़ तो खैर एडवोकेसी के हवाले से इस मामले में क्या गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाएं। नहीं, एडवोकेसी जो है वही, हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, कि भाई कोई, अब तो खैर इंटरनेट ये वो है कि कोई कॉल कर रहा है अगर, तो वो उसके पीछे एक सिस्टम हो, उसका जवाब कैसे। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के हवाले से मुझे जो समझ आ रही है कि आप कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है वो बढ़ने की ज़रूरत है। जी हाँ, अच्छा, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मतलब मिसाल दे रहा हूँ कि जो सर्विस सेंटर्स हैं ये कनाडा, ये अच्छा, मुझे नहीं, मैं ब्यूरोक्रेसी को कह रहा हूँ कि उनकी ट्रेनिंग ऐसी की हुई है कि वो बहुत बेहतर डील करते हैं बनस्बत और जो प्राइवेट कॉर्पोरेशन, मेडिकल नहीं, प्राइवेट कॉर्पोरेशन का तो वो तो मिसबिहेव कर ही नहीं सकते, उनका तो प्रॉफिट का इंटरेस्ट नहीं, वो तो वहाँ पे इंसान होता ही नहीं, कंप्यूटर बोल रहा होता है। हॉस्पिटल हैं, दूसरे जगह हैं बेशुमार, तो उधर कोई जवाब है को उधर ब्यूरोक्रेसी कर रहा है। अच्छा, ये बताइए कि गवर्नमेंट हमेशा, गवर्नमेंट को पता है, ये ऐसी बात नहीं, गवर्नमेंट को पता है कि कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ बेहतर, और वो ट्राई भी करते रहते हैं, और ज़्यादा करनी चाहिए। एक अब ये है कि जब सिटीजन की तरफ से, क्योंकि आप एडवोकेसी की तरफ आ रहे हैं, आप क्या कर मेरा आपका नाजरीन का क्या रोल है? उनका ये है कि आप गवर्नमेंट को एंगेज करें,
कि क्यों हम इंगेज होते ही क्यों नहीं? हम अपनी जगह पे पाकिस्तानियों के साथ बैठे हुए हैं, बल्कि पंजाबी लाहौर का पंजाबी लाहौर वालों के साथ बैठा हुआ है, सराइकी वाला सराइकी के साथ बैठा हुआ है, हमें तो वहाँ कंफर्ट जोन है। हम क्यों फियर फील कर रहे हैं? अब मेरे ख्याल में तो हमें उस फियर को कॉन्कर करना है कि हम अगर दूसरों के साथ बैठेंगे तो हमारा कुछ नुकसान नहीं हो चला। सोशल एक्टिविज्म जो है वो हर कोई नहीं करता, जबकि सोशल एक्टिविज्म इन ग्रुपों से बेहतर हो सकता है। जब पंजाबी सारे इकट्ठे होंगे और वो फैसला कर लें तो वो सोशल एक्टिविज्म जो है उसकी कोई जान बन जाती है। तो ये ना आप कहें कि ये अपने सोशल ग्रुपों को तोड़ेंगे तो तभी कोई बेहतरी। मैं तो तोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि अपने आप को ओपन किया जाए। नहीं, आप यूं कहें कि हम सबको सोशली एक्टिव होना है, ये हमें मुंह नहीं इधर करना। ये ब्लैंकेट टर्म है ना, हाँ। सोशली एक्टिव होना है। बहुत सारे जो नाजरीन है, हो सकता है इस, क्योंकि जिस पर्सपेक्टिव से आज जिस तरह से आप इस लफ्ज़ को समझते हैं और जिस तरह से मैं जानता हूँ, हमारा एक साझा बैकग्राउंड है, लेकिन बहुत सारे सोशल एक्टिविज्म नहीं उस तरह समझ आएगी। अगर एक कम्युनिटी में ये हो जाए कि भाई आपको कुछ तकलीफ हो, ये कम्युनिटी सेंटर है ना, वो कम्युनिटी, भाई आपको तकलीफ है तो आप लिख के इधर कंप्लेंट बॉक्स में डाल दें, फर्ज करें। अगर वो पंजाबी कम्युनिटी होगी और तो वो इकट्ठे होने में और ज़्यादा आसानी है, उनके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं उस इशू पे, भाई इतनी कंप्लेंट्स आई हैं, ये इशू है, एंड दैट शुड बी पास्ड ऑन टू द गवर्नमेंट। तो तरीका तो यही है, पहले ये है कि आप कंप्लेसेंट हैं या आपको तकलीफ है। बहुत सारी मेजॉरिटी, यहाँ नहीं सारी दुनिया में मेजॉरिटी कंप्लेसेंट होती है। अच्छा, हमारे पास थोड़ा सा क्योंकि वक्त कम है तो मुझे कट शॉर्ट करना पड़ेगा। ये बताइए कि मुख्तसरन एक फिक्र में बताइए, आप कनाडा में खुश हैं? मैं तो शायद रहूं भी ना कुछ दिनों के बाद। नहीं, क्या मतलब इतने ना खुश हो गए आप? मुझे सूट नहीं करती ये सोसाइटी। अच्छा, कैसे? मतलब मैं जो रोल वहाँ प्ले कर सकता हूँ अपनी सोसाइटी में, बातचीत से, उठने बैठने में, बच्चों को इंटरेक्ट करने में, वो यहाँ मैंने सड़क पे बच्चे खड़े हुए कहें कि भाई ये शख्स को देखा है, ये पाकिस्तान में ये फलां बड़े बड़े काम करता रहा है, जो कि यहाँ पे अब हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं बता सकूं कि किस तरह के एक्टिविज्म करते रहे हैं, तो लोग आपको देखना शुरू कर दें, उसमें आपको फख्र महसूस होगा? मैंने तो कहा हुआ है दोस्तों को भी, मुझे कहीं इन्वॉल्व करो, कहीं किसी एडवोकेसी में, किसी ग्रुप में, किसी एनजीओ में, ये तो आए वॉलंटरीली काम करने के लिए तैयार हूँ। तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जो है मिल के, इस प्लेटफॉर्म का मकसद भी यही है कि हम वो रास्ते ढूंढें कि जहाँ पे हम सब अपने आप को जो जंग लग गया है, हम निकले और काम शुरू करें, कुछ करें। मैंने किया है कि वेल स्प्रिंग वालों को उन्होंने कहा आप मुझे चंदा दो, मैंने कहा मैं वॉलंटरीली आपके साथ काम करता हूँ, और नो, फिर वो रेशल डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। अगर कोई अंग्रेज उनको कहता गोरा तो वो उसको फौरन पकड़ लेते। मुझे कहा कि वंडरफुल आपकी क्वालिफिकेशन है, वंडरफुल आपका एक्सपीरियंस है, बट सॉरी वो। वाह वाह। अच्छा, आपने ये, मेरा ख्याल है कि आपके साथ एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा जहाँ पे आप हमारे प्रोग्राम का, क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन मुझे जाते हुए एक सवाल का जवाब दीजिए क्विकली, शायद हम 1 मिनट में। कोरोना का वक्त आप पे कैसे गुजरा? शुरू में परेशानी थी, आप थे कहाँ पे? मैं पाकिस्तान में था। अच्छा, परेशानी थी कि सब चीज़ बंद हो गई 1 महीना। उसके बाद फिर वहाँ मतलब चीज़ें खुल गई और मुझे कोई इतना ज़्यादा टेंशन या फ़र्क नहीं पड़ा। क्या खुशी की बात कही। नाज़रीन, कमाल के हमारे दोस्त हैं जिन्हें कोरोना में थोड़ी सी परेशानी के बाद परेशानी नहीं हुई, अपने ऊपर और या शायद खुदा के ऊपर या साइंस के ऊपर किसी चीज़ पे भरोसा था, तो वो खुश रहे। इसी एक पॉजिटिव नोट के ऊपर हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।